मैं इसे गैराज तक ले गया। गैराज के बाहर एक रक्शे का पिंजर टेढ़ा होकर पड़ा था। कमांडो खालिद गैराज के पीछे आ गया। यहाँ भी गैराज का एक छोटा सा दरवाज़ा था। इसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर तंग सा कमरा था जिसमें काठ कबार पड़ा था। कमांडो खालिद ने कोने में जाकर टीन का संदूक खोलकर अंधेरे में ही टटोल कर एक पुराना कंबल निकाल लिया और बोला, तुम मेरे कंधे से नीचे आ जाओ, मैं कंबल ओढ़ूंगा। मैं इसके कंधे से उतर कर टीन के संदूक के पास बैठ गया। गैराज में अंधेरा था और डीजल की बू फैली हुई थी। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। कमांडो खालिद को थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था। वो वहीं कंबल अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर बैठ गया और बोला, ये भी अपने आदमियों का खुफिया ठिकाना है, मगर मुश्किल ये है कि जब तक अपने किसी आदमी को हमारी इतला नहीं मिलेगी यहाँ कोई नहीं आएगा। मैंने पूछा, अपने आदमी को कैसे खबर दी जा सकती है? इसने कहा, रात गहरी हो जाने के बाद मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस शख्स का घर नहीं जानते जो हमारी तंजीम के आदमियों को खबर कर सकता है। मैंने इसे कहा, आधी रात तक दिल्ली पुलिस तुम्हारी तलाश में निकल चुकी होगी, तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कमांडो खालिद बोला, और तुम भी तो इस हालत में नहीं जा सकते। हमारे मुखबर का घर यहाँ से अगरचे ज़्यादा फासले पर नहीं है, लेकिन तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैं रात के अंधेरे में निकल जाऊँगा। हम इस छोटे से गैराज के अंधेरे में छुप कर बैठे रहे। यहाँ हमने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। कमांडो खालिद मेरे वाक़यात सुनकर कहने लगा, मैं समझता हूँ कुदरत ने तुम्हारी मदद की है, वरना जिस तरह तुम्हें सांप से डसवाकर जिंदा दफन कर दिया गया था, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो जिंदा न बचता। मैंने कहा, अब देखना ये है कि हम अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद भोपाल पहुँच भी सकेंगे या नहीं। खालिद बोला, खुदा का शुक्र है कि हमने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब भोपाल पहुँचना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे आदमी हमें दिल्ली से निकालने में हमारी मदद करेंगे। मैंने खालिद से कहा, तुम यहाँ से रात के अंधेरे में खतरा मोल लेकर अपने आदमी के यहाँ जाओगे और फिर इसी जगह वापस आओगे। क्या इससे ये बेहतर नहीं है कि मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊं और हम यहाँ वापस आने के बजाय रात अपने मुखबर के घर पर ही बसर करें और अपने आदमियों से वही मुलाकात भी कर लें? कमांडो खालिद ने कहा, अपने मुखबर के पास हम दिन निकलने के बाद नहीं ठहर सकते। वहाँ दिन के वक्त दूसरे आदमी आ जाते हैं, जबकि यहाँ दिन के वक्त भी कोई नहीं आता। हमारे आदमियों में से कोई ना कोई इतला मिलते ही यहाँ पहुँच जाएगा। अगर वो दिन के वक्त भी आया तो हम इसका इंतज़ार कर सकते हैं। हम अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मुझे अंधेरे में सब कुछ नजर आ रहा था। अचानक बाहर आहट सी सुनाई दी। कमांडो खालिद ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा रखी थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं रेंग कर दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गया। बाहर रात की तारीकी फैली हुई थी, मगर मुझे दरख्तों के तने और झाड़ियाँ नजर आ रही थी। मैंने तेजी से रेंगते हुए दरख्तों के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। मुझे वहाँ कोई आदमी या जानवर दिखाई न दिया। मैंने वापिस आकर कमांडो खालिद को बताया कि बाहर कोई नहीं है। इसका चेहरा बता रहा था कि इसे यकीन नहीं आ रहा। कहने लगा, ये किसी इंसान के कदमों की आहट थी। मैंने कहा, तुम एक तरफ हटकर बैठ जाओ, अगर कोई सिपाही हुआ तो मैं इसे संभाल लूँगा। इसके बाद बाहर से दोबारा कोई आहट वगैरह सुनाई न दी, लेकिन कमांडो खालिद बेचैन हो गया। कहने लगा, मुझे यहाँ खतरा महसूस रहा है। मेरा ख्याल है हम दोनों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा, क्या इस वक्त तुम्हारा आदमी अपने घर पर मिल जाएगा? खालिद कहने लगा, हम अब अपने मुखबर के घर नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधा अपनी तंजीम के रुकन बशीर भाई के मकान पर जाएंगे। बशीर भाई का मकान यहाँ से कितनी दूर है? पुराने किले के पास है, यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन हम यहाँ भी नहीं ठहर सकते। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये कहकर कमांडो खालिद ने खड़े होकर कंबल को अपने जिस्म और मुंह सर के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और मुझे ज़मीन पर से उठाते हुए बोला, अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ते हैं। गैराज से निकलने के बाद कमांडो खालिद ने इस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ शहर की आबादी की रोशनियाँ बहुत कम थी। दूर कहीं कहीं कोई रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे इसने पहले तो अपनी कलाई पर लपेटा हुआ था, लेकिन मेरे इसरार पर इसने मुझे अपने कंधे पर बिठा दिया। मैं इसके कंधे पर कंबल से चिमट कर बैठ गया और अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। मैंने खालिद को बता दिया कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक सांप की हैसियत से मेरी निगाह काम करती है, मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर कमांडो खालिद तेज तेज चलने लगा था। कहने लगा, हमें बड़ी दूर जाना है। दिल्ली का पुराना किला यहाँ से 15-20 मील के फासले पर है। आगे जाकर हमें मॉडर्न कॉलोनी की सड़कों पर से भी गुजरना पड़ेगा। वहाँ पकड़े जाने का खतरा है, क्योंकि मैं समझता हूँ अब तक मेरे फरार का CIA हेडक्वार्टर वालों को इल्म हो चुका होगा। मैंने कहा, यहाँ कोई टैक्सी रिक्शा भी नहीं है। अगर फंस कर लिया आगे जाकर कोई सवारी मिल भी जाती तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? खालिद ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, यहाँ से तो निकले, आगे जाकर सोच लेंगे। इलाका वीरान था, कोई मकान वगैरह नहीं था।
खालिद कंबल की बुक्कल मारे तेज़ तेज़ चलता जा रहा था। मैं इसके कंधे से चिमटा हुआ था और इसके ओपी यानी वेद बांध के फ़राइज़ अदा कर रहा था। ये शुरू रात के लम्हात थे और भारत की राजधानी की रोशनियाँ झिलमिलाती हुई दूर दूर से नज़र आ रही थीं। कमांडो खालिद ऐसे इलाके से होकर जा रहा था जहाँ आबादी ना होने के बराबर थी। दरिया हमारे बाएं जानिब दूर होता जा रहा था। हम एक सड़क पर से निकल आए जहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ट्रक या बस गुजर जाती थी। खालिद एक तरफ झाड़ियों की ओट में होकर बैठ गया। कहने लगा, हमें यहाँ से किसी टैक्सी रिक्शे में सवार होना चाहिए। पैदल गए तो आगे शहर के बारौनक इलाके शुरू हो जाते हैं, पकड़े जाने का खतरा होगा। मैंने कहा, इस सड़क पर तो अभी तक कोई रिक्शा टैक्सी मुझे दिखाई नहीं दिया है, सिर्फ एक बस गुजर रही है और 3-4 ट्रक गुजर रहे हैं। कमांडो खालिद गौर से सड़क पर दूर से आने वाली रोशनी देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है ये कोई टैक्सी है और खाली भी है। इसके ऊपर की सुर्ख बत्ती रोशन है। मैंने इसकी तरफ देखा तो वाकई एक गाड़ी आ रही थी जिसकी छत पर सामने की जानिब सुर्ख बत्ती जल रही थी। इसका मतलब था कि ये टैक्सी है और खाली है। मैंने खालिद से कहा, तुम गाड़ी चला लेते हो ना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर सड़क पर आकर किसी तरह इस टैक्सी को रोको, आगे मैं संभाल लूँगा। वो ज़रा हिचकिचाया। मैंने कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि ये टैक्सी है और खाली भी है तो आगे जाकर इसे हाथ दो, इसके बाद शायद तुम्हें कोई सवारी न मिल सके। वो उठा और सड़क पर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। टैक्सी की रोशनियाँ करीब आई तो इसने आगे बढ़कर इसे हाथ दिया। ये टैक्सी ही थी। टैक्सी रुक गई। जैसे ही टैक्सी रुकी, मैं अंधेरे में उछलकर टैक्सी की छत पर जा बैठा। टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की के शीशे में से सर बाहर निकालकर कमांडो खालिद को सर से पांव तक देखा और बोला, क्या बात है भाई? खालिद ने कहा, भारत नगर तक ले चलो भाई, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा। कमांडो खालिद ने सिर्फ कंबल लपेटा हुआ था। वो हुलिये से कोई चोर डाकू लग रहा था। ड्राइवर ने कहा, भाई मैं भारत नगर की तरफ नहीं जा रहा। जैसे ही इसने एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी आगे की, मैं छत पर से उतरकर खिड़की के अधखुले शीशे में अंदर कूद गया और ड्राइवर की गर्दन से चिमटे हुए कहा, गाड़ी रोको, ब्रेक लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें डस लूंगा। ड्राइवर के खौफ के मारे हाथ पांव फूल गए। इसने फौरन ब्रेक लगा दी। मैंने कमांडो खालिद को आवाज़ दी, आ जाओ दोस्त। टैक्सी ड्राइवर पर दहशत तारी थी। एक तो इसकी गर्दन से सांप लिपटा हुआ था, दूसरे ये सांप इंसानी आवाज़ में बोल रहा था। कमांडो खालिद दौड़ कर आ गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस खामोशी के साथ टैक्सी से उतर जाओ। वो खौफ के मारे कांप रहा था। जल्दी से टैक्सी से उतर कर वहीं सड़क पर हाथ जोड़ कर बैठ गया। मैंने खालिद से कहा, ड्राइविंग सीट पर आ जाओ। खालिद ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए स्टीयरिंग संभाला तो मैंने गरजदार आवाज़ में टैक्सी ड्राइवर से कहा, खबरदार किसी से हरगिज़ जिक्र न करना कि हम तुम्हारी टैक्सी ले गए हैं। याद रखो, अगर तुमने किसी को बताया तो जहाँ भी होगे मैं वहीं आकर तुम्हें डस लूँगा। मैं नाग देवता हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा, जय हो नाग देवता की जय हो, और वहीं सजदे में गिर पड़ा। तब कमांडो खालिद ने इसे कहा, 2 घंटे बाद गांधी नगर के चौक में आकर अपनी टैक्सी ले जाना। और खालिद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने खालिद से पूछा, ये गांधी नगर का चौक कहाँ पर है? इसने कहा, पुरानी किले के करीब ही है। टैक्सी सड़क पर तेज़ रफ्तारी से दौड़ रही थी। मुझे डर था कि अगर खालिद के फरार का पुलिस को पता चल गया तो कहीं सड़कों के चौराहों पर पुलिस रुकावटें डालकर चेकिंग न कर रही हो। जब एक चौक आकर गुजर गया तो मुझे महसूस हुआ कि पुलिस अभी तक खालिद के फरार से लाइलम है या इसके फरार का राज खुल चुका है। तो पुलिस ने इस इलाके में अभी चेकिंग शुरू नहीं की। टैक्सी की रफ्तार खाली सड़क पर 70-80 के करीब थी। खालिद ने टैक्सी के ऊपर सुर्ख बत्ती बुझा दी थी। काफ़ी देर तक हम शहर की निस्बतन गैर आबाद सड़कों पर से गुजरते रहे। आखिर दूर से बहुत सी रोशनियों के झमघट्टे नजर आने लगे। खालिद ने कहा, ये गांधी नगर की रोशनियाँ हैं, इसके पीछे पुराने किले की आबादी है। हम टैक्सी इस कॉलोनी के बड़े चौक के करीब छोड़ देंगे। मैं टैक्सी को अपने आदमी के मकान तक नहीं ले जाना चाहता। गांधी नगर की रोशनियों को एक जानिब छोड़ते हुए कमांडो खालिद गाड़ी एक छोटी सड़क पर ले आया। यहाँ एक नाला सड़क के साथ साथ जा रहा था। इस नाले को मैं अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख रहा था। 100-150 गज आगे जाने के बाद एक चौराहे की ट्रैफिक लाइट्स रोशन थी। खालिद ने एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दी और मुझे उठाते हुए कहने लगा, ये गांधी नगर का बड़ा चौराहा है, टैक्सी ड्राइवर को यहाँ गाड़ी मिल जाएगी, यहाँ से आगे हम पैदल जाएंगे। वो जगह मैं आपको नहीं बताऊंगा जहाँ कमांडो खालिद की खुफिया तंजीम का मुजाहिद पुरानी किले की आबादी में रहता था और वो ये काम करता था। मैंने इसका नाम कमांडो खालिद की ज़ुबानी बशीर बताया था। ये नाम भी फर्जी है, इसका असल नाम कुछ और है जो मैं नहीं बताना चाहता। अब यूँ समझ लें कि हम मुजाहिद बशीर के पास खैरियत से पहुँच गए। कमांडो खालिद को देखते ही इसने इसे सीने से लगा लिया और बोला, कमांडर, हमें तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर मिल गई थी। हमारे सारे साथी इस वक्त रोपोश हो गए थे। खुदा का शुक्र है कि तुम फरार होने में कामयाब हो गए। कमांडो खालिद ने कहा, सबसे पहले मुझे दूसरे कपड़े दो, मैं मुंह हाथ धोऊंगा। खालिद ने मुझे अभी तक छुपाया हुआ था
और मुजाहिद बशीर को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मुजाहिद बशीर दूसरे कपड़े लाने के लिए गया तो खालिद ने मुझे कंबल के अंदर से निकाल कर आहिस्ता से कहा, यहाँ किसी जगह छुप जाओ, मैं अभी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताना चाहता, किसी को यकीन भी नहीं आएगा। कमांडो खालिद ने मुझे कोठरी नुमाइश तंग से कमरे में छोड़ दिया। मैं जल्दी से रेंग कर लकड़ी के संदूक के नीचे इस तरह छुप कर बैठ गया कि मुझे कमरे का सारा मंजर दिखाई दे रहा था। मुजाहिद बशीर खालिद के लिए गर्म स्वेटर और धुले हुए कपड़े लेकर आ गया। खालिद ने जल्दी मुँह हाथ धोकर दूसरे कपड़े बदले। इतनी देर में करीब ही रखे गैस के चूल्हे पर मुजाहिद बशीर ने चाय तैयार कर ली। दोनों चूल्हे के पास बैठकर चाय पीने और बातें करने लगे। खालिद ने इसे पूछा, हमारे बाकी मुजाहिद कहाँ रुपोश हैं? मुजाहिद बशीर ने कहा, अपने 3 आदमी दिल्ली से बाहर हैं, 2 जमुना पार्कशनगंज की बस्ती में रुपोश हैं। मुजाहिद बशीर ने चाय का घूंट भरकर कहा, अपने अनवर खान और रहमत का भी कुछ पता नहीं, पुलिस इन्हें कहाँ ले गई है? कमांडो खालिद ने कहा, वो जहाँ भी होंगे वहाँ से एक न एक दिन ज़रूर फरार होकर अपने खुफिया ठिकाने पर पहुँच जाएंगे। मुजाहिद बशीर ने पूछा, कमांडो तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कमांडो खालिद ने कहा, मैं भोपाल वापस चला जाऊँगा, वहाँ भी कई काम अधूरे पड़े हैं। मुजाहिद कहने लगा, लेकिन कमांडर दिल्ली पुलिस मुदिया प्रदेश की पुलिस को भी तुम्हारे फरार से खबरदार कर देगी, तुम्हें भोपाल में बड़ा चौकन्ना होकर रहना होगा। कमांडो खालिद बोला, हमें वहाँ हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, वहाँ हम अकेले नहीं हैं, हम पुलिस का मुकाबला कर सकते हैं। मुजाहिद बशीर ने कहा, भोपाल की गाड़ी तो अब मुँह अंधेरे ही जाएगी। कमांडो खालिद बोला, ठीक है, मैं यही गाड़ी पकड़ना चाहता हूँ। मुजाहिद बशीर ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मैं तुम्हें हुलिया बदल कर स्टेशन पर जाने का मशवरा दूंगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? कमांडो खालिद ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो, मैं थोड़ा सा हुलिया बदल कर ही जाऊंगा। मुजाहिद बशीर ने कहा, ट्रेन मुँह अंधेरे को 4 बजे के करीब भोपाल को जाती है, मैं तुम्हारे साथ स्टेशन तक चलूंगा। उन्होंने वहीं बाजार से खाना मंगवा कर खाया। बशीर बाहर गया तो कमांडो खालिद ने मुझे आहिस्ता से आवाज़ दी, करमदाद यहीं होना है? मैंने कहा, हाँ कमांडर, मैं लकड़ी के संदूक के नीचे हूँ। फिर मैं वहाँ से निकल कर खालिद के सामने आ गया। वो बोला, हम यही गाड़ी पकड़ेंगे, तुमने सुन ही लिया होगा, मैं थोड़ा सा भेस बदल लूँगा। इतने में मुजाहिद बशीर के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से संदूक के नीचे हो गया। मैं बड़ा खुश था कि बहुत जल्द मैं अपनी प्यारी बीवी जमीला से मिलूँगा। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि भोपाल पहुँचने के बाद मैं कमांडो खालिद से कहूँगा कि वो मुझे और जमीला को जम्मू कश्मीर ले जाए और वहाँ से किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करवा के आज़ाद कश्मीर पहुँचा दे। मुजाहिद बशीर अपने साथ एक थैला लाया था। कहने लगा, इसमें खद्दर का कांग्रेसी कुर्ता पजामा और नेहरू किट वास्कट है, मेरा ख्याल है इतना हुलिया बदलना ही काफ़ी होगा। कमांडो खालिद ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये लिबास नहीं पहनूंगा, रात का वक्त है, दिल्ली से निकल गया तो फिर कोई ख़तरा नहीं होगा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, अब तुम सो जाओ, मैं 3 बजे तुम्हें जगा दूंगा। वो चला गया। मैं संदूक के नीचे से निकल आया। वो कहने लगा, खुदा करे कि हमारे दिल्ली के साथी पुलिस स्टेशन से बचकर निकल गए हों। मैंने कहा, कुशीला कबाब तो यही कह रहा था कि अभी तक बाकी आदमी गिरफ्तार नहीं हो सके, हमारे साथी यकीनन नागपुर या भोपाल की तरफ निकलने में कामयाब हो गए होंगे। खुदा करे ऐसा ही हो, मैं सो रहा हूँ, तुम भी आराम करो। कमांडो खालिद लिहाफ में घुस गया। मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं कुछ देर वहीं कुंडल मारे बैठा रहा, फिर संदूक के नीचे चला गया। जब से मैं सांप के काटने से सांप की शक्ल में तब्दील हुआ था, मेरे अंदर सिर्फ एक ही तब्दीली आई थी। वो तब्दीली ये थी कि मुझे अपने बहुत ज़्यादा करीब रहने वाले कमांडो खालिद के जिस्म की बू किसी वक्त आती थी और किसी वक्त बिल्कुल नहीं आती थी। हालांकि वो मुझसे 6-7 फीट के फासले पर था। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त गुजर गया। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। फिर मुजाहिद बशीर की आवाज़ आई, कमांडर 3 बज गए हैं, तैयार हो जाओ। खालिद शायद पहले ही जाग रहा था, जल्दी से उठ बैठा। गुसल खाने में जाकर इसने मुँह हाथ धोया और कपड़े पहनकर तैयार हो गया। इसने मुझे भी कहा कि तैयार हो जाओ, हम स्टेशन पर जा रहे हैं। मैंने कहा, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मैं तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने मुझे उठाकर अपनी जैकेट की बाहर वाली जेब में डाल लिया और मुजाहिद बशीर के साथ मकान से निकलकर गली में आ गया। मैंने अपना सर जैकेट में से थोड़ा सा बाहर निकाल रखा था। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था, रात का अंधेरा ही था। बाजार में स्ट्रीट लाइट्स रोशन थी, बाजार खाली था। दोनों मुजाहिद तेज तेज कदमों से एक तरफ जा रहे थे। एक चौक में इन्हें रक्षा मिल गया। वो रक्षे में बैठकर दिल्ली के स्टेशन पर आ गए। स्टेशन पर रात के 3-3:30 बजे भी काफ़ी चहल पहल थी। मुजाहिद बशीर ने खालिद को एक तरफ खड़े रहने को कहा और खुद जाकर दिल्ली से भोपाल तक का एक टिकट ले आया। फिर इसने कमांडो खालिद से कहा, भोपाल पहुंचकर ख़ास नंबर पर टेलीफोन करवा देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम खैरियत से पहुंच गए हो। मुजाहिद बशीर चला गया। कमांडो खालिद ने जैकेट का कॉलर ऊपर कर रखा था, सर पर गर्म ऊनी टोपी थी। वो इतनी जल्दी पहचाना नहीं जाता था। वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया जहाँ भोपाल को ट्रेन रवाना होनी थी। ट्रेन किसी दूसरे शहर से आ रही थी। कमांडो खालिद जहाँ बैठा था वहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी। इसने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो ना करमदाद? मैंने कहा,
कहा, बिल्कुल ठीक हूँ कमांडर। वो बोला, ट्रेन आने में अभी देर है, सफ़र लंबा है, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ। वो ये कहकर उठकर टी स्टॉल की तरफ चल पड़ा। टी स्टॉल पर सिर्फ 2 आदमी काउंटर से टेक लगाए खड़े चाय पी रहे थे। कमांडो खालिद भी एक तरफ खड़ा हो गया। इसने चाय और टोस्ट का ऑर्डर दिया। प्लेटफॉर्म पर सर्दी थी, मुझे जैकेट की जेब में भी खनकी महसूस रही थी। खालिद नाश्ता करने लगा। मैंने जैकेट की जेब में से थोड़ी सी सिरी बाहर निकाल रखी थी। अगरचे खालिद ने मुझे मना किया था कि मैं सर बाहर ना निकालूं, मगर मैं हर तरफ से चौकस रहना चाहता था। कमांडो खालिद अपने पीछे नहीं देख सकता था, मैं देख सकता था। मैंने महसूस किया कि जो आदमी काउंटर के कोने में खड़े चाय पी रहा था, इनमें से एक आदमी बड़े गौर से कमांडो खालिद को देख रहा था। फिर इसने खालिद पर एक भरपूर निगाह डाली और खामोशी से चाय पीने लगा। मुझे इन पर शक पड़ गया। दाल में कुछ काला काला ज़रूर था। ये दोनों आदमी मुझे इंटेलिजेंस के आदमी लगते थे। वो हमसे ज़्यादा फासले पर नहीं थे। मैं अगर खालिद से कोई बात करता तो वो सुन सकते थे। कमांडो खालिद को खबरदार करना ज़रूरी था। मैंने अपने सर को जेब के अंदर ही खालिद के जिस्म से 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से रगड़ा। इसने हाथ जेब में डाल लिया। मैं इसके हाथ को भी ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगा। वो समझ गया कि कोई बात है जो करमदाद कहना चाहता है। इसने बिल अदा किया और वापस चलकर बेंच के कोने पर बैठ गया और आहिस्ता से पूछा, क्या बात है करमदाद? हमारे आसपास कोई नहीं था, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। कमांडर, काउंटर पर जो 2 आदमी खड़े हैं, मुझे इन पर शुबा है कि वो इंटेलिजेंस के आदमी हैं। वो तुम्हारी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे और तुम्हें देखने के बाद दोनों ने सर जोड़कर आपस में कोई बात भी की थी। मैंने खालिद की जेब में से ज़रा सा सर बाहर निकाल रखा था। मैंने देखा कि कमांडो खालिद टी स्टॉल के काउंटर की तरफ देख रहा था। इसने मुँह नीचे कर लिया और कहने लगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे वो आदमी इंटेलिजेंस के नहीं लगते। वो तो आपस में बातें करके हंस रहे थे। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारा ख्याल भी दुरुस्त हो। मुझे जो शुबा हुआ था वो मैंने तुम्हें बयान कर दिया। बहरहाल तुम्हें मोहतात रहना होगा। वो बोला, वो मैं ज़रूर रहूँगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। मुसाफिरों में हलचल मची थी। कुली ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगे। कमांडो खालिद उठकर ट्रेन की तरफ बढ़ा। इस वक्त मैंने देखा कि टी स्टॉल के काउंटर पर खड़े दोनों आदमियों में से एक आदमी इस डब्बे की तरफ बढ़ा जिस डब्बे में कमांडो खालिद सवार हो रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ ज़रूर है, वरना वो किसी दूसरे डब्बे में भी सवार हो सकता था। प्लेटफॉर्म की तमाम बत्तियां रोशन थी। मैंने अपना सर खालिद की जैकेट के अंदर कर लिया क्योंकि वहाँ मुसाफिरों का रश था और मैं देखा जा सकता था। मुझे महसूस हुआ कि खालिद एक सीट पर बैठ गया। मैं इसे देख नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली से भोपाल का सफ़र बड़ा लंबा था। गाड़ी गुड़गांव पहुंची तो सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। इस वक्त कमांडो खालिद उठकर लैट्रीन में गया तो मैंने इसे कहा, इंटेलिजेंस का एक आदमी तुम्हारे डब्बे में चढ़ा था, क्या वो डब्बे में ही है? कमांडो खालिद ने कहा, मैं इसे अच्छी तरह से नहीं पहचानता, तुम इसे देख कर बताना। बाहर आने के बाद खालिद अपनी सीट पर बैठा तो इसने अपनी जैकेट को थोड़ा खोल दिया। इसकी वजह से मैंने अपना सर थोड़ा सा जेब से बाहर निकाल लिया और मुसाफिरों का जायजा लिया। मुझे डब्बे के सामने खिड़की के पास वही आदमी बैठा हुआ नजर आ गया। गाड़ी मथुरा की तरफ दौड़ती जा रही थी। वो आदमी थोड़ी थोड़ी देर बाद कमांडो खालिद को गहरी नज़रों से देख रहा था। मुझे अब कोई शक नहीं रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि ये इंटेलिजेंस का ही आदमी है। मैंने अपना सर जेब के अंदर ले जाकर खालिद के जिस्म से रगड़ा। वो उठकर एक बार फिर बाथरूम में गया। डब्बे में मैं खालिद से बात नहीं कर सकता था। बाथरूम में आते ही मैंने खालिद से कहा, कमांडर, वो आदमी डब्बे में मौजूद है और तुम्हें घूर घूर कर देख रहा है। मैंने इसे बता दिया कि सामने वाली खिड़कियों की कतार में दरवाजे के पास वाली खिड़की के पास निस्वारी कोट और काले मफरल वाला जो आदमी बैठा है वो ही इंटेलिजेंस का आदमी है। खालिद कहने लगा, हम ट्रेन में बैठे हैं, यहाँ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें ये बात इतनी आसानी से नहीं लेनी चाहिए। ये शख्स किसी भी स्टेशन पर कुछ भी कर सकता है। मगर कमांडो खालिद ने मेरी बात की ज़्यादा परवाह न की और बोला, तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है करमदाद। मैं इस किस्म के आदमियों के हथकंडों से बखूबी वाकिफ़ हूँ और इनसे निमटना जानता हूँ। ये इतना कहकर कमांडो खालिद लैट्रीन से बाहर आ गया। अब मेरी ये मजबूरी थी कि मैं साहब की हैसियत से दूसरे मुसाफिरों के सामने इसके साथ इंसानी आवाज़ में बातें नहीं कर सकता था। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं जेब के किनारे के ऊपर से इंटेलिजेंस के आदमी को देख रहा था। खुदा जाने क्या बात थी, अब वो भी कुछ बेनियाज हो गया था और कमांडो खालिद की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहा था। वो खिड़की में से बाहर देख रहा था। ट्रेन मथुरा के स्टेशन पर रुकी और फिर आगे चल पड़ी। आगे आगरा, ग्वालियर और झांसी के शहर थे। ट्रेन आगरा और ग्वालियर को भी पीछे छोड़कर आगे निकल गई। सारा दिन गुजर गया। इस दौरान एक बार वो पुरस्कार आदमी सिर्फ ग्वालियर के स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया और फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। इसके रवैये से अब मुझे भी कुछ महसूस होने लगा था कि ये आदमी इंटेलिजेंस का नहीं है। मुझे यूं ही इस पर शक पड़ा है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।